हेलो एवरीवन। तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है नोमेनक्लेचर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग किस तरीके की होती है। हालांकि आपकी सिलेबस में 2 तरीके की बॉन्डिंग डिस्कस की गई है। वैसे टोटल 4 तरीके की बॉन्डिंग होती है, मैं बताऊंगा अभी, बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो बॉन्डिंग के बारे में दिया था वो वर्नर ने दिया था। वर्नर ने बताया था कि किस तरीके की बॉन्डिंग यहाँ हो सकती है। हालांकि ही वॉज नॉट श्योर कि विच काइंड ऑफ बॉन्डिंग इट इज देयर। सो उसने कुछ हिंट आपको दिया था बॉन्डिंग का, जिसके कारण उसने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प की थी, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का यूज करके। तो अब आज जो है हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि इसके अंदर बॉन्डिंग एक्चुअल में होती कैसे है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। बट उससे पहले कुछ लिमिटेशंस रही हैं वर्नर थ्योरी की भी, या ये कहूं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर वर्नर नहीं दे पाया। वो कौन कौन से क्वेश्चंस है, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि वर्नर डिस्क्राइब बॉन्डिंग। वर्नर ने बॉन्डिंग को डिस्क्राइब किया, नो डाउट, बट हिज थ्योरी, उसकी थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन या कुड नॉट आंसर सम बेसिक क्वेश्चन। कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर उसकी थ्योरी नहीं दे पाई। कौन कौन से क्वेश्चन थे? सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि व्हाई ओनली फ्यू एलिमेंट्स, मतलब अगर आप चेक करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ सेलेक्टेड ही ट्रांजिशन एलिमेंट यूज होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, Fe हो गया, निकिल हो गया, मींस कुछ सेलेक्टेड ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स वहां यूज हुए हैं, सभी यूज नहीं हुए हैं। तो व्हाई ओनली फ्यू एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की केवल कुछ ही एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इस बारे में वर्नर ने नहीं बताया। दूसरा, व्हाई बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बॉन्ड्स बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो हम बता चुके हैं, वहां भी क्या होती है, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कौन शो करता है? प्राइमरी वैलेंस से सेकेंडरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस। तो सेकेंडरी वैलेंस आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, वही आपका शेप स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो व्हाई बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तो वो बॉन्ड की जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ये क्यों होती है, किसके कारण होती है, क्या इसके पीछे कंसेप्ट है, उस बारे में भी वर्नर नहीं बता पाया। नेक्स्ट क्या था कि व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोले तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। सभी को पता है अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, सारे पेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में कुछ कंपाउंड सिस होते हैं, कुछ कंपाउंड ट्रांस होते हैं। तो ये सारी बातें वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो फिर क्या होगा, तो फिर इसे पढ़ा तो हमने सभी ने कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, कंपाउंड डायमैग्नेटिक भी होते हैं, और कंपाउंड सिस भी होते हैं, कंपाउंड ट्रांस भी होते हैं। तो फिर बाद में थ्योरीज आई बहुत सारी मतलब बोले तो टोटल 4 थ्योरी आई। मींस इन लिमिटेशंस को या इन कमियों को, किसकी कमियों को? वर्नर की जो थ्योरी थी जो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर कुछ थ्योरी सामने आई। थ्योरीज कौन कौन सी? LFT, मोथ, VBT और CFT। तो ये 4 थ्योरीज जो है, इन चारों थ्योरीज ने इन चीजों का या जो ये क्वेश्चंस थे इनका आंसर देने की कोशिश की। इनमें से मोथ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी, मींस दीज two theories you have discussed, you have learned in 11th class, while VBT and CFT ये आप कहां पढ़ोगे? 12th क्लास में। तो आपके सिलेबस में अगर आप NCERT सिलेबस चेक करोगे 12th क्लास का, या ये चैप्टर चेक करोगे, तो आपके सिलेबस में यही जो थ्योरी दी गिवन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे हम? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि 12th में ये गिवन है और 11th में ये गिवन थी। ठीक है, तो इसी चीज को आगे प्रोसीड करते हुए हम सबसे पहले अपनी कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आज का आपका जो टॉपिक रहेगा, थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फर्स्ट। तो सबसे पहले हम कौन सी थ्योरी डिस्कस करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको पता ये होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है। जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब एक ऐसी थ्योरी, ध्यान से सुनना, एक ऐसी थ्योरी जिसमें
वैलेंस ऑर्बिटल का यूज करके क्या बनता हो, बॉन्ड बनता हो। दोबारा सुने, मैंने क्या कहा है, एक ऐसी थ्योरी जिस थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो वैलेंस ऑर्बिटल, ध्यान देना, वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिटल या वैलेंस शेल अगर मैं बोलूं या वैलेंस ऑर्बिटल मैं बोलूं तो बात क्या रहेगी सेम, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल आएंगे वो वैलेंस ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स क्या बनाए, बॉन्ड। अब यहां पर भी आप चेक करेंगे जब मैं बताऊंगा कि जो ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं वो ऑर्बिटल वैलेंस शेल वाले ही हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही हैं जो क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं ऑर्बिटल का यूज करके बॉन्ड बना है, इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको कहा गया है। बात समझ में आ गई कैसे, क्या कहती है थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल एटम या आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, किसके साथ जुड़ के, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के साथ जुड़ के, कैन यूज इट्स, यूज करता है अपने कौन कौन से ऑर्बिटल, वो अपने दो तरीके के ऑर्बिटल यूज करता है, ये अलग अलग सीक्वेंस में। एक क्या यूज करता है वो, n-1d ns-np, n आपको पता है आउटर मोस्ट शेल होता है, तो यहां n-1d आएगा, मतलब अंदर वाला d यूज किया गया है। ध्यान देना, मैंने कहा यहां अंदर वाला d यूज किया गया है और यहां बाहर वाला d यूज किया गया है। ये ही कंसेप्ट समझना है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सभी साइड डिस्कस करूंगा। तो समझना क्या है यहां कि अंदर वाला d यूज किया गया है और एक बार बाहर वाला d यूज किया गया है। ये चीज समझ लीजिए कि कौन सा अंदर वाला डी यूज करेगा, कौन सा बाहर वाला डी यूज करेगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद क्या कहता है कि दीज ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू डिफाइन देयर ज्योमेट्री, तो ये ऑर्बिटल यूज किए जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताने के लिए, ज्योमेट्री बताने के लिए। और यही मैंने आपको कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या है, एक ऐसी थ्योरी जिसमें वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिटल यूज किए जाते हैं क्या बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो ज्योमेट्री पता है कैसी कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, टेट्राहेड्रल होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, वो सारी ज्योमेट्री बनती है और वो हमने पढ़ भी रखी है 11th क्लास में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 4, 5, 6, तो 4 के लिए सभी को पता है हम क्या यूज करते हैं, टेट्राहेड्रल। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्टाहेड्रल। बट यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो sp3 तो टेट्राहेड्रल बनता है, बट जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वहां हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी बनती है, और जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 बनेगी तो वहां ज्योमेट्री कैसी बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। 5 के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ऐसे ही 6 के लिए अगर हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d2 तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। 6 के लिए भी d2sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन बनती है तो भी क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। बट बात ध्यान में क्या रखनी है, ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा OOC, ये बनेगा IOC। अब ये OOC क्या है, IOC क्या है, OOC का मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड को नाम क्या दिया जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी कौन सा यूज हुआ है, डी बाहर वाला यूज हुआ है। इसको क्या बोला गया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी कौन सा यूज हुआ है, डी अंदर वाला यूज हुआ है। तो अंदर का डी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाहर का डी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहीं पे भी मैंने ये बताया आपको, अगर अंदर वाला डी यूज होगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, IOC बनेगा, और जो बाहर वाला डी यूज होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब ये जो थ्योरी है OOC बनाएगा, IOC बनाएगा, तो इस चीज को हम एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। तो ये दो कंपाउंड मैंने लिए हैं, तो इन दोनों कंपाउंडों में कौन सा IOC बनाएगा, कौन सा OOC बनाएगा, वो हमें निकालना है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है। यहां भी कोबाल्ट यूज हुआ है, यहां भी कोबाल्ट यूज हुआ है। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है,
27। ट्रिक मैंने बता रखी है लर्न करने की, वहां से आपको पता लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। चेक करें कितना हो गया, 10 and 10 20 and 7 27। बट यहां पे कोबाल्ट किस स्टेट में है, यहां पे कोबाल्ट है किस स्टेट में, +3 स्टेट में। यहां पर भी कोबाल्ट किस स्टेट में है, +3 स्टेट में। तो मतलब कोबाल्ट 3+ स्टेट में क्या स्टेट बनाए, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, तो वो बना लेंगे। वो क्या होगा कि आउटर मोस्ट में से 2 तो ये निकल जाएंगे और 1 यहां से निकल जाएगा। मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 and 3d6। ध्यान दें क्या बचा है आपके पास, आपके पास बचा है 3d में 6 और 4s में 0। आउटर मोस्ट कौन सा सेल है, कौन सा ऑर्बिटल है, 4th सेल है और 4s ऑर्बिटल है। तो अब आपके पास बचा है 3d 4s, 4p में क्या होगा 0, यहां भी 4p में क्या होगा 0। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि 4p में 0 है। तो यहां पे मैं बना देता हूं, मेरे पास आ गया कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट सबसे पहले मैं कोबाल्ट का बना लेता हूं। कोबाल्ट का मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं बना लेता हूं, यहां पे 3d, यहां पे 4s और यहां पे 4p। ये मैंने बनाया 4p और ये मैंने बनाया 3d, किसका, कोबाल्ट का। ध्यान देंगे कैसे, ये मैंने बनाया है आपका 3d, ये 4s, ये 4p। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट के अंदर, 3d में है 7। बट मैं अगर मैं चाहूं तो मैं यहां बना देता हूं 3 पॉजिटिव का। तो 3 पॉजिटिव का जब मैं बनाऊंगा 3d में कितने आ जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। 4s 0 हो जाएगा, 4b 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखना आपको कोबाल्ट का भरना है तो यहाँ 7 भरेंगे, यहाँ 2 भरेंगे, यहाँ 0 आ जाएगी। अगर आपको CO3 पॉजिटिव का बनाना है तो CO3 पॉजिटिव में यहाँ 6 आ जाएंगे, यहाँ 0, यहाँ भी 0, क्योंकि मैंने बनाया है CO3 पॉजिटिव का। तो CO3 पॉजिटिव में 3d में 6 आ जाएंगे, 4s में कोई नहीं आएगा, 4p में कोई नहीं आएगा। अब सोचना क्या है, अब क्या देखना है कि अमोनिया मेरे पास कितने ऐड किए गए हैं, 6। मतलब आपको 6 अमोनिया फिल करने हैं इसके अंदर, किसके अंदर, कोबाल्ट के अंदर। 6 अमोनिया कैसे आएंगे, खाली कितने आपको पता है, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे। एक लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एक यहां आ जाएगा अमोनिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां। तो अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूं तो ये मेरे पास बनेगा, एक अमोनिया यहां आ जाएगा, एक यहां, एक यहां और एक मेरा अमोनिया यहां आ जाएगा। बट कितने फिल हुए हैं, मेरे पास फिल हुए हैं 4। फिल कितने करने हैं, 6। अब 6 फिल करने हैं, 4 फिल हुए हैं, तो मुझे क्या चाहिए, ऑर्बिटल खाली चाहिए। अब ऑर्बिटल खाली करने के लिए क्या होगा, वो डिपेंड करेगा लिगेंड के ऊपर कि लिगेंड कितना पावरफुल है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है तो यहां पे क्या होने वाला है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। यहां पे सिस्टम वही है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब आपके पास खाली कितने हो गए, चेक करिए। यहां पे आपके पास एक तो 4s खाली था, एक 3 4p खाली थे, टोटल 4 ऑर्बिटल खाली थे, तो 4 ही अमोनिया आए थे। अब यहां चेक कीजिए कितने खाली हो गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब सभी के अंदर क्या फिल हो सकता है, इन सभी के अंदर आपका अमोनिया आ सकता है। अगर सभी के अंदर अमोनिया आ गया, चेक करना, यहां अमोनिया आ जाएगा, यहां अमोनिया, यहां, 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 यहां। मैं डॉट लगा रहा हूं क्योंकि एक पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां से लोन पेयर ही आएगा। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप चाहें तो इसको
इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके आ गए हैं, अमोनिया के। ये किसके हैं, ये हैं आपके कोबाल्ट के। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कौन कौन से ऑर्बिटल आपके यूज हो गए, आपके दो तो ऑर्बिटल यूज हुए हैं डी के, एक यूज हुआ है 4s का, और 3 यूज हुए हैं 4p के। तो ये जो यूज हुए हैं, ये कौन सा ऑर्बिटल था, 3d ऑर्बिटल, ये 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपके 3d के 2 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 4s का 1 ऑर्बिटल यूज हुआ है, और 4p के 3 ऑर्बिटल यूज हुए। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी होगी, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बनेगी आपकी, डी के कितने यूज हुए हैं, 2 के, एस का 1, पी के 3। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, क्या D2sp3 बन जाएगी, यस। D2sp3 का मतलब डी अंदर वाला यूज हुआ कि बाहर वाला यूज हुआ, डी यहां अंदर वाला यूज हुआ है, तो इसीलिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा आईओसी। अंदर वाले का मतलब क्या है, 3D यूज हुआ है, 4D यूज नहीं हुआ है। अगर अंदर वाला डी यूज हुआ है तो आईओसी। हाइब्रिडेशन क्या बनी है, D2sp3। हालांकि स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर आपका बनेगा या ज्योमेट्री जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल। इस चीज से एक और चीज कंफर्म हो जाती है, क्या मुझे बताइए, इस फिगर को देख के या इस स्ट्रक्चर को देख के या इस अरेंजमेंट को देख के ये बता दीजिए, क्या कहीं इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड। क्या कोई अनपेयर्ड है, नहीं, अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड है। और जहां सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो कैसा होता है, वो होता है डायामैग्नेटिक। तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड आपका ऑक्टाहेड्रल है और डायामैग्नेटिक है। दिस कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक। क्यों ऑक्टाहेड्रल, क्यों, क्योंकि D2sp3 बना रहा है। और अगर मैं साथ में लिखना चाहूं तो ऑक्टाहेड्रल ब्रैकेट में लिख दीजिए आईओसी। तो आईओसी ऑक्टाहेड्रल और डायामैग्नेटिक कंपाउंड ये है। एक क्वेश्चन 100% बनेगा बोर्ड एग्जाम में, फॉर्मूला दे देगा, पूछ लेगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए या इसका ज्योमेट्री बताइए। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। ज्योमेट्री आप पता कर सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल बनाएगा कि टेट्राहेड्रल बनाएगा, वो तो वैसे भी देख के पता लग जाता है, बट फिर भी अगर आप एग्जैक्ट उसका शेप पूछे कि स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, तो वहां आपको क्या चेक करना है कि आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का है या वीक फील्ड का है। हालांकि स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड में नाम ले रहा हूं, ये चीजें आपको क्लियर होंगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो कि किस थ्योरी के अकॉर्डिंग आई थी, वो आई थी CFT के अकॉर्डिंग, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या क्लियर हो गया कि यहाँ क्लियर हो गया, तो आईओसी होता है, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, और ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल और आईओसी, 3 चीजें कंफर्म हो गई इस अरेंजमेंट, इस थ्योरी से। इसको चेक करो, यहां पर भी कोबाल्ट कितना पॉजिटिव है, कोबाल्ट है 3 पॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डी बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका 4s और ये आपका 4p। इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये आपका 3D, ये आपका 4s, ये आपका 4p। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, F जो है वीक फील्ड का लिगेंड होता है। F क्या होता है, वीक फील्ड का लिगेंड होता है। तो F वीक फील्ड का है तो ये अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा। घर के अंदर कौन घुस सकता है, घर के अंदर मतलब इनर साइड में कौन घुस सकता है, जिसकी पावर, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो। अब इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी पावर कम है, तो ये अंदर नहीं घुसेगा, तो फिर कहां बैठना पड़ेगा, बाहर ही बैठना पड़ेगा। मतलब बाहर कहां, बाहर ये 4D में बैठेगा। कैसे बैठेगा चेक करते हैं। आपका जो 3D है वो एज इट इज रहेगा, 1 2 3 4 5, ये आपका 4s, ये आपका 4p और ये आपका 4D। ध्यान देंगे, 3D 4s 4p
4D। क्यों लेके चल रहा हूं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया F जो है आपका ये वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड, मतलब ये लिगेंड वीक फील्ड का है, तो वीक है तो अंदर नहीं घुस पाएगा, बाहर ही बैठ जाएगा। कोबाल्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 फिल हो जाएंगे। अब आने कितने फ्लोरीन है? 6। यहां कितने आ सकते थे? 1 2 3 4, क्योंकि अनपेयर खाली जो है वो 4 ही है, तो 4 आ सकते थे। हमें खाली कितने चाहिए? हमें चाहिए 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां से आपके फ्लोरीन फिलिंग स्टार्ट होगी, मतलब आपके फ्लोरीन यहां फिल किए जाएंगे, अंदर वाले डी को नहीं छेड़ा जाएगा। अगर अंदर वाला डी नहीं छेड़ा गया तो मतलब बाहर वाला डी यूज किया जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? एस यूज हुआ है, पी यूज हुआ है, डी यूज हुआ है, बट डी के कितने यूज हुए हैं? डी के केवल 2 ही ऑर्बिटल यूज हुए हैं, बाकी 3 यूज नहीं हुए हैं। तो क्या बनेगा? एस पी के 3 और डी के 2 यूज हुए हैं। चेक करिए, एक तो एस यूज हुआ है, 3 पी यूज हुए हैं और 2 डी यूज हुए हैं, तो इसलिए एस पी 3 डी 2। डी बाहर वाला यूज हुआ कि अंदर वाला यूज हुआ? बाहर वाला हुआ है, तो क्या बनेगा? ओ ओ सी बनेगा। ओ ओ सी का मतलब क्या है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आउटर ऑर्बिटल बन गया, अब साथ में चेक करो ज्योमेट्री क्या बनेगी? sp3d2 मैंने बताई थी। अब अभी क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल। डी अंदर वाला यूज हो तब भी ऑक्टाहेड्रल, बाहर वाला यूज हो तब भी क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल। अब 2 चीजें आपको पता लग गई, एक तो बन गया ओओसी, एक बन गया ऑक्टाहेड्रल। अब क्या पता करना है? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करो। पूरे सिस्टम के अंदर क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। कितने हैं? 1 2 3 4। 4 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या क्या बन जाएगा या क्या शो करेगा? ये शो करेगा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ध्यान से देखेंगे, कंपाउंड के अंदर केवल सेंट्रल एटम सेम है, केवल क्या चेंज हुआ है? लिगेंड चेंज हुआ है। यहां लिगेंड कौन था? अमोनिया। यहां लिगेंड कौन था? फ्लोरीन। ड्यू टू द चेंज इन लिगेंड प्रॉपर्टी चेंज हो गई कंपाउंड की। अगर वीक फील्ड का कोई भी लिगेंड आता है तो कंपाउंड क्या बनेगा? ओओसी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड का यूज होता है तो कंपाउंड क्या बनता है? कंपाउंड बनता है आईओसी। आईओसी मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हालांकि मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ज्योमेट्री दोनों में सेम है, बट यहीं पे सेम है, बाकी जब टेट्राहेड्रल यूज करेंगे वहां सेम नहीं होगी, ध्यान रखना। तो ज्योमेट्री यहाँ क्या आई है? सेम, बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ कैसा बना? पैरामैग्नेटिक। यहाँ कैसा बना? यहाँ बना डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक जब सारे पेयर्ड थे, पैरामैग्नेटिक जब 4 क्या थे? यहाँ अनपेयर्ड। ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये रखना है, बाहर का डी ओओसी, अंदर का डी आईओसी। समझ में आ गई? नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो अब डिस्कस करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपके पास? 4 है। अब तक क्या डिस्कस किया था कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। चेक करो, यहाँ Cn के पास, सॉरी यहाँ निकल के पास Cn भी कितने हैं? 4। यहाँ निकल के पास Cl भी कितने हैं? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बट स्ट्रक्चर बनाने से पहले, आगे प्रोसीड करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि निकेल यहाँ किस स्टेट में है। निकेल की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी पड़ेगी, बट उससे पहले निकेल का क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। वो कितना होता है? वो होता है 28। कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। चेक कर लो, ये बनेगा 10 and 10 20 and 8 28। बट यहां निकिल किस स्टेट में है? स्टेट निकालनी है, पर रूल आपको पता है, जिसकी निकालनी है क्या मान लो? x प्लस Cn पे चार्ज -1, 4 इंटू -1 -4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 चार्ज बाहर है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -2 + 4 कितना? +2। मतलब निकिल की स्टेट में यहाँ
+2 स्टेट में, यहां भी निकिल की स्टेट में होगा +2, क्योंकि यहां भी Cl पे चार्ज क्या होता है -1। इट मीन्स निकिल पे चार्ज कितना है +2 है। अब निकिल पे चार्ज अगर +2 है तो हमारे पास निकिल 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 कहां से निकले होंगे? जो आउटर मोस्ट है। आउटर मोस्ट कौन सा है? 4s है। तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d 8, मतलब 3d में 8 रहेंगे, 4s0 रहेगा, 4p में 0 रहेंगे। हालांकि हमें 4p की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो बाद की बात है। तो चेक करते हैं निकिल 2+ का अब ऑर्बिटल अरेंजमेंट बनाइए, क्या बनेगा? सबसे पहले अंदर वाला 3d बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 4s और ये आ गया 4p। ये मेरा 3d, ये मेरा 4s, ये मेरा 4p बन गया है। अब इलेक्ट्रॉन फीलिंग स्टार्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। s में 0 हो गए, p खाली पड़ा है। भरना क्या है? भरने हैं हमें 4cn। चेक करो, सबसे पहले पता क्या करना पड़ेगा कि cn कौन से फील्ड का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का है कि वीक फील्ड का है। cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो अंदर घुस जाएगा। अगर अंदर घुस गया तो इसका मतलब क्या है कि वो अंदर वाला ऑर्बिटल यूज करेगा। अंदर वाला ऑर्बिटल कौन सा? 3d का। Cn स्ट्रॉन्ग है तो अंदर घुस जाएगा। अंदर मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा। तो फिर अरेंजमेंट क्या बन जाएगा? अरेंजमेंट आपके पास ये बन जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली। अब ये ऑर्बिटल खाली हो गया, हमें कितने चाहिए? 4। अब आप कहोगे सर 4 तो ये भी खाली थे, हमने वो 4 यूज क्यों नहीं किए? मैंने यही चीज आपको समझानी है, क्योंकि हमने लिगेंड के ऊपर भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का है या वीक फील्ड का है। अगर लिगेंड वीक फील्ड का होता तो हम बाहर वाले 4 ऑर्बिटल यूज कर लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट लिगेंड क्या कह रहा है कि नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं तो मुझे तो अंदर तक जाना है। अंदर तक जाना है तो वो अंदर घुसेगा, देखेगा कि अगर अंदर कहीं जगह बनती है तो वो अंदर ही जाके बैठेगा, बाहर नहीं बैठेगा। अगर वीक होता तो बाहर बैठ जाता, उसको ठीक है कोई बात नहीं बाहर बैठ जाता हूं, बट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो घर के अंदर बैठेगा। अंदर जाएगा तो इसका मतलब 3d का एक ऑर्बिटल यूज किया जाएगा, एक s यूज किया जाएगा और p के फिर कितने यूज किए जाएंगे? 2। तो क्या हाइब्रिडेशन बनेगी? dsp2। चेक कर लीजिए, एक ऑर्बिटल किसका यूज हुआ? d का, एक किसका यूज हुआ? s का, और 2 किसके यूज हुए हैं? p के। तो p के 2 ऑर्बिटल, p2, s का एक ऑर्बिटल, s और d का एक ऑर्बिटल d। तो dsp2। आपको पता है जब dsp2 हाइब्रिडेशन बनती है तो ज्योमेट्री कैसी बनती है? ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। कैसी बनती है? स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। कॉम्प्लेक्स कैसा बना? आईओसी बना कि ओसी बना? इसने अंदर का डी यूज किया है तो मतलब आईओसी बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया। फिर बात आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कंपाउंड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे कि अनपेयर्ड होंगे? सारे होंगे पेयर्ड। तो कैसा होगा? ये बन जाएगा डायामैग्नेटिक। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सारे क्या हो गए? पेयर्ड। अब यहाँ कहोगे सर ये खाली पड़े हैं, खाली नहीं पड़े हैं, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? Cn का नेगेटिव चार्ज, तो मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कहां से? Cn से। यहाँ Cn से इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं जो Cn इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तीनों चीजें क्लियर हो गई। क्या क्या? ज्योमेट्री कैसी? स्क्वायर प्लेनर। कॉम्प्लेक्स कैसा? आईओसी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी? डाया मैग्नेटिक। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो निकिल CN4 कंपाउंड है टेट्रासाइनेटो निकलेट 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है Ni के ऊपर। इस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं बोलूं तो ये कंपाउंड आपका कैसा है? ये कंपाउंड आपका स्क्वायर प्लेनर। कैसा स्क्वायर प्लेनर? आईओसी स्क्वायर प्लेनर डाया मैग्नेटिक कंपाउंड है। ठीक है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है? अनपेयर्ड। उस पे आ जाइए, उस पे इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा?
निकिल 2+ स्टेट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए किसके अंदर, ये आपका 3d आ गया, ये आपका 4p आ गया और ये आपका 4d आ गया। मतलब मैं लिख देता हूं यहां, ये आपका हो गया 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d का हो गया। सर 4d क्यों लिखा यहाँ, मैंने देखते ही पहचान लिया क्या हेलोजन है। ध्यान रखना जितने भी हेलोजन होते हैं सारे हेलोजन आपके वीक फील्ड के होते हैं। क्लोरीन है तो क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन आपका है वीक फील्ड का लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड होगा तो बाहर ही बैठ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो उससे पहले निकल को फिल कर लेते हैं। निकिल 2+ स्टेट में तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे, डी में 8 चेक कर लेते हैं। यहाँ फिल कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितने हो गए 8, ये हो गए 3d में 8। 4s 0 हो चुके हैं क्योंकि 4s में 0 थे। 4p अब भरना क्या है, भरने यहाँ में क्लोरीन। अब क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड का, तो क्या वो अंदर जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। अगर अंदर नहीं जाएगा तो एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास 4 ही थे। तो यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये 4 ऑर्बिटल भर जाते हैं जिसके कारण हाइब्रिडेशन क्या बनती है, एक एसिड हुआ है 3p मतलब sp3। और जहां हाइब्रिडेशन sp3 होती है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है। डी कौन सा यूज हुआ, या ये कहें कि डी यूज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर होता भी तो कौन सा यूज होता, बार वाला यूज होता। तो ये क्या बनता, ये बनता आपका OOC बनता, OOC बनता। अब चेक कर लीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दो क्या रह गए, दो रह गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। इट मींस निकिल Cl4 2 नेगेटिव जो कंपाउंड है ये आपका टेट्राहेड्रल OOC पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बनेगा। बात समझ में आ गई। कंपाउंड का वैसे नाम क्या बनेगा, टेट्राक्लोरिडो निकिल 2। निकिल 2 या निकलेट 2, 2 चार्ज लिखा हुआ है बाहर तो निकलेट बन जाएगा। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मैंने तरीका बता रखा है तो ध्यान रखना, सारी चीजें रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 2 नेगेटिव है तो इसके नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो टेट्राक्लोरिडो निकलेट, निकलेट के बाद रोमन में 2 क्योंकि इसकी स्टेट कितनी है 2+। बात समझ आ गई। सो दैट इज द एग्जांपल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। चाहे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो चाहे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, आप इजीली 3 चीजें पता कर लोगे। पहले क्या पता कर लोगे कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, दूसरा क्या पता कर लोगे कि वो OOC बनाएगा कि IOC बनाएगा, और तीसरा क्या पता कर लोगे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर। एक क्वेश्चन 100% बनेगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक छोटा सा ब्रीफ समरी, एक ट्रिक बताता हूं लर्न करने की। तो ये ट्रिक रहेगी आपकी इस कंसेप्ट को लर्न करने के लिए कि अगर कोई कंपाउंड IOC है, IOC का मतलब जब अंदर वाला D यूज किया जाएगा या अंदर वाला ऑर्बिटल यूज किया जाएगा, OOC जब बाहर वाला D यूज किया जाएगा। स्पेशली ये ऑक्टेड्रल में काम आता है बट टेट्राहेड्रल में भी आप यूज कर सकते हो कि जब उसने अंदर का D यूज नहीं किया है तो इसका मतलब अगर उसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता तो कहाँ का यूज करता, बाहर का यूज करता, तो मतलब वो OOC बनाएगा। IOC कंपाउंड जो बनाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो बनाता है, उसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया जाता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना किसी भी नाम से आ सकता है, मैं ये नाम तीनों इसलिए बता रहा हूं। IOC कॉम्प्लेक्स को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बताऊंगा अभी। OOC कॉम्प्लेक्स मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। आपको पता है इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या था कि उसने अंदर वाला D यूज किया था। जब अंदर वाला D यूज किया था तो यहां पे ये इसके पास जाके पेयर बन गया था ऐसे। ध्यान सुनना, यहां से पेयर हो गया था क्योंकि उसने अंदर वाला D यूज किया था। IOC में, OOC में उसने अंदर का D यूज नहीं किया था, अंदर का D यूज नहीं किया था, उसने बाहर से ही अपना काम चला लिया था। ध्यान से सुनना,
अगर अंदर वाला डी यूज किया है तो अंदर उसने एक इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में भेज दिया है। अगर पेयरिंग में उसने इलेक्ट्रॉन को भेजा है इस डी को खाली करने के लिए, तो ये क्या लिखा है यहां, स्पिन पेयर्ड। अगर ये यहां था तो दो स्पिन थी आपके पास, ये स्पिन क्या है 0, ये स्पिन क्या है 0, ये स्पिन क्या है 0। कहोगे क्यों 0, क्योंकि एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है, प्लस हाफ और माइनस हाफ टोटल क्या हो गया 0। बट यहां एक ही हाफ है, दैट इज प्लस हाफ, माइनस हाफ यहां नहीं है, तो यहां फिलहाल स्पिन है। बट इस स्पिन को भी हमने क्या कर दिया पेयर्ड, क्यों, क्योंकि इनर ऑर्बिटल अंदर का डी यूज करना है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गया, तो हमने इस स्पिन को भी क्या कर दिया पेयर्ड कर दिया। पेयर्ड कर दिया तो मतलब स्पिन पेयर्ड क्या बन गया कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें स्पिन को पहले फ्री थी, अब क्या कर दिया हमने पेयर्ड कर दिया। और अगर पेयर्ड कर दिया है तो फिर स्पिन घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, स्पिन लो हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। पहले स्पिन कितनी थी, पहले इसके पास प्लस हाफ, इसके पास भी प्लस हाफ, तो टोटल 1 थी। बट अब क्या हो गई, सारी मिला के क्या हो गई 0, तो स्पिन क्या हो गई कम, इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका उल्टा कर दीजिए, इसमें इसने कहा कि इसमें इनर ऑर्बिटल यूज नहीं होगा, बाहर का ही ऑर्बिटल यूज होगा। अगर बाहर वाला यूज होगा तो अंदर का एज इट इज रहेगा, तो स्पिन फ्री बचेगी कि स्पिन पेयर्ड हो जाएगी, ये स्पिन एज इट इज रहेंगी, मतलब इनको कोई छेड़ने वाला नहीं है, ये फ्री है। फ्री है तो मीन्स दे विल नॉट पेयर्ड इटसेल्फ, ये अपने आप को पेयर्ड नहीं करेंगी। और अगर पेयर्ड नहीं हुई तो फ्री रह गई, फ्री रह गई तो स्पिन बढ़ गई कि घट गई, तो स्पिन क्या हो जाएगी हाई, क्योंकि ये प्लस हाफ टोटल 1 हो गई, यहां 0 यहां 0 यहां 0, तो ये तो 0 हो गई, यहां तो सारी 0 हो गई थी, यहां 2 बढ़ गई हैं, या यहां प्लस हाफ बन के इंक्रीज हो गई है। तो यहां स्पिन क्या रहेगी हाई बट फ्री। हाई फ्री किसमें ओओसी में, लो पेयर्ड किसमें आईओसी में। ध्यान में क्या रखना है, ये काम कब होगा, ये काम कब होगा, ये काम तब होगा जब लिगेंड किस फील्ड का होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का होगा। तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हमेशा क्या बनेगा आईओसी बनेगा। बट जब भी वीक फील्ड का लिगेंड आ जाएगा तो वहां हमेशा क्या बनेगा, वहां आपका हमेशा ओओसी बनेगा। बात समझ आ गई। तो आईओसी कौन बनाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, ओओसी कौन बनाएगा वीक फील्ड। नाउ लास्टली वी हैव लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी कुछ क्या रही हैं लिमिटेशन। जैसे वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन ओवरकम किसने की थी, वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने की थी। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और इन लिमिटेशंस को ओवरकम किसने किया है फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बाद में। बट अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या क्या लिमिटेशन होती है, सबसे पहला कि बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ अजम्पशन, हम अज्यूम करके चलते हैं। मैं बार बार अभी यहाँ कह रहा था कि ये वीक फील्ड का लिगेंड होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा। अलग से वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, इसके बारे में वीबीटी ने नहीं बताया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपको एक आइडिया या लिस्ट प्रोवाइड नहीं की किसकी, वीक लिगेंड की और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की। तो यहां इसीलिए बहुत सारे क्या बने हुए हैं अजम्पशन बने हुए हैं कि ये बनाता है, ये बनाता होगा, ये बनाता होगा। ठीक है, सो इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव, मतलब ये आपको मैग्नेटिक डाटा जो बताता है कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कितना पैरामैग्नेटिक है, कितना डायमैग्नेटिक है। जैसे हमने पढ़ा था स्पिन ओनली फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट हमने पढ़ा था, स्पिन ओनली फॉर्मूला का यूज करके हम वहां निकाल सकते थे कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या इसका मैग्नेटिक डाटा कितना है, 5.94 है, 1.73 है, कितना है। बट यहां ऐसा कुछ नहीं पता लगता, यहां केवल ये बात पता लगती है कि हाँ ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, उसकी वैल्यू कि कितना पैरामैग्नेटिक है कितना डायमैग्नेटिक है ये पता नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट गिव कलर, मतलब जो कंपाउंड कलर देते हैं, कलर के बारे में इसने कुछ नहीं बताया कि कंपाउंड कलरफुल होंगे या नहीं होंगे या कैसा कलर ये बनाएंगे। नेक्स्ट, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन, और ये एग्जैक्टली नहीं बताता कि कंपाउंड टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा। बट आपको पता है
कंसेप्ट जब आप लगाओगे, जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो तो वहां आपको एक रफली आइडिया नहीं मिलता, वहां आपको एग्जैक्ट चीज मिलती है कि हाइब्रिडाइजेशन से कि ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है। बट यहाँ पे हम एक रफली आइडिया, क्योंकि सारी चीज अजम्पशन पे चल रही है, तो यहाँ हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा। बट हाँ, कुछ हद तक 90-95% तक हम क्या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही आपको हिंट देता है कि ये टेट्राहेड्रल बनेगा और ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये डिस्टिंग्विश नहीं करता वीक लिगेंड के अंदर और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर। मैंने भी आपको बताया कि अजम्पशंस मान के चल रहा है कि भाई ये वीक होगा तो इसने ओओसी बना लिया, इसने आईओसी बना लिया। तो वो जो ओओसी आईओसी बने हैं वो किसके कारण बने हैं? लिगेंड्स के फील्ड के कारण, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का या वीक फील्ड का। बट उसके बारे में इसने कुछ ज्यादा नहीं बताया। मेनली जो वीक फील्ड और लिगेंड फील्ड के बारे में बताया है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो किसने दी है? वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दी है। नेक्स्ट, लास्टली क्या कहता है? इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन किसकी? थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज। मतलब क्वांटिटी नहीं बताता या क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं देता या वैल्यू नहीं देता थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज की, कि ये कितना थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, कितने अमाउंट तक ये काइनेटिकली स्टेबल है, उस बारे में भी ये कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो ओवरकम की गई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।